सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेईई मेंस। यहाँ पर हम लॉज ऑफ मोशन कवर कर रहे हैं और हमने काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर के हमने कवर कर भी लिए हैं। ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं तो उनको हम नेक्स्ट टू टू थ्री लेक्चर्स में हम इनको कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है वो है 29 जून 2022 का ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से क्या पूछ रखा है इन्होंने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m placed inside a box descend vertically with acceleration a। तो एक ब्लॉक है जिसको हमने एक बॉक्स के अंदर रख रखा है। तो ये वो क्या है, बॉक्स है जिसके अंदर एक ब्लॉक को हमने रख रखा है जिसका मास जो है वो m है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जिसका मास जो है वो हमारे पास कितना है, m दे रखा है। तो ये क्या कर रहा है, ये डिसेंड कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। The block exerts a force equal to 1/4 of its weight on the floor of the box। ठीक है, तो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना वो, उसका वेट कितना है, उसका वेट है mg। ठीक है, अब जो वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, बेसिकली ऊपर की तरफ क्या लगता है नॉर्मल रिएक्शन, तो वो जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो बेसिकली 1/4 है उसके वेट के, mg के। ठीक है, इसको स्मॉल एम ले लो। अब यहाँ पर यार ये क्वेश्चन बहुत इजी है कि यहाँ पे अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स कितना लग रहा है, फाइनली बॉक्स आ तो नीचे ही रहा है तो mg। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन है और जो कि है 1/4 ऑफ mg, और ये हमारा बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन के। तो mg माइनस 1/4 mg, तो ये आ जाएगा 3/4 mg और इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा 3g/4। ठीक है, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 3g/4। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इजिली हो गया सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 20, ये क्वेश्चन 24 जून का है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बोल रखा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। द एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 10 न्यूटन थ्रू आउट द मोशन। और जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो एयर जो है उस पर एक रेजिस्टेंस लगा रही है 10 न्यूटन का। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स लगा रही है 10 न्यूटन का। द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट टू द टाइम ऑफ डिसेंट विल बी इक्वल्स टू। तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में कितना फर्क आएगा, ये पूछ रखा है हमसे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं, लेट टाइम ऑफ एसेंट जो है, टाइम ऑफ एसेंट वो t1 है और जो टाइम ऑफ डिसेंट है वो t2 है। टाइम ऑफ एसेंट कितना है, टाइम ऑफ एसेंट t1 है और टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, t2 है। अब हमें ये बताना है कि इनका रेशियो कितना होगा। g को हमने लेना है 10। द रेजिस्टेंस देखो देखो सबसे पहले हम एसेंट का केस लेते हैं कि जब वो ऊपर जाएगा तो उस केस में उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स जो उस पर लगेगा वो मान लेते हैं एफ लग रहा है, अपवर्ड फोर्स। तो ये किसके बराबर है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी प्लस फोर्स ड्यू टू एयर, फ्रिक्शन की वजह से फोर्स लग रहा है। अब नेट फोर्स कितना होता है, एम ए। ग्रेविटी की वजह से जो उस पर फोर्स लग रहा है वो एम जी लग रहा है, और एयर की वजह से तो 10 न्यूटन का फोर्स लग ही रहा है। ठीक है, मास कितना है इसका 5। तो ये एक्सेलरेशन आ गया अपवर्ड का। ठीक है, ए यू एक्सेलरेशन अपवर्ड बराबर ये आ गया 5g
और g कितना है 10, तो ये 50 + 10, तो यहाँ से एक्सेलरेशन अपवर्ड हमारा कितना आ गया 60/5, मतलब 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, अपवर्ड एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ऐसे ही हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं कि जो जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा एफ नेट, वो किसके बराबर होगा, एक तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है और एक रेजिस्टेंस वाला फोर्स उसमें से माइनस हो जाएगा, एफ ऑफ एयर, क्योंकि वो ऊपर जाते हुए रेजिस्ट कर रहा था, नीचे आते वक्त नहीं करेगा। तो नेट फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 5 इंटू ए डाउन इज इक्वल्स टू, ये एम जी 50 हो जाएगा और माइनस ये 10, तो ये आ गया 40। तो ए डाउनवर्ड कितना आ गया हमारा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ऊपर जाते वक्त जो हमारा एक्सेलरेशन था वो था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और नीचे आते वक्त जो एक्सेलरेशन है वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा, हाँ, ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी एयर रेजिस्टेंस इसमें ऐड की है मैंने, क्योंकि ऊपर जाते वक्त क्या है, जब वो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो जो ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस होती है वो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में लगती हैं, डाउनवर्ड, तो नेट फोर्स ऐड हुआ है। और जब वो नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगती है बट एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ लगेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे इसने माइनस कर दिया है तो ए डाउनवर्ड आ गया। अब अगर ए अपवर्ड मेरा 12 आ गया, तो यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अगर मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो v तो जीरो है, क्योंकि सबसे टॉप पे जाके v जीरो हो जाता है, बाकी u मेरे को निकालना है। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना आ गया, -12, और टाइम कितना आ गया, इसको मैं t1 ले लेता हूँ ऊपर, तो t आ गया। ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ गई, 12t1 आ गई है मेरी, ये ध्यान रखना। तो u मेरा आ गया 12t1, इससे भी बात नहीं बनेगी, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर u से तो बात नहीं बनी, अब मैं यहाँ पे एक और इक्वेशन लगाता हूँ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितना है मेरा, s मेरा हाइट के बराबर है, u कितना है, u मैंने अभी निकाला है कितना, 12t1, 12t1 है ना, और ये टाइम कितना लग रहा है t1, तो ये t1 का स्क्वायर हो गया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 12 है, और ये आ गया t1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी तो माइनस हो जाएगा, तो h इज इक्वल्स टू 12t1 स्क्वायर, और ये 6t1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6t1 स्क्वायर। तो यहाँ से h आ गया 6t1 स्क्वायर, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो आ गया था, राइट, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हाइट तो उसने एच ही कवर करनी है, यू जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब वो टॉप से बॉटम आता है तो वो टॉप पे फाइनल वेलोसिटी जीरो थी, तो अब वो नीचे आते वक्त वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि टॉप से बॉटम आ रहा है तो टॉप पे वेलोसिटी जीरो होती है, तो यू जीरो हो गया, इसलिए मैंने इस वाले में यू निकाला ही नहीं, यू जीरो था। अब ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन हमने निकाला है 8, और ये टी की जगह आ जाएगा t2 का स्क्वायर, तो एच हमारा कितना आ गया, एच हमारा आ गया 4t2 का स्क्वायर। अब ये दोनों, भाई जो जितना वो ऊपर जाएगा उतना ही वो नीचे आएगा, तो ये दोनों हाइट की वैल्यू को इक्वेट करते हैं, तो अगर मैं हाइट की वैल्यू को इक्वेट करूं तो 6t1 स्क्वायर बराबर 4t2 स्क्वायर, तो यहाँ पे t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर, ये जाएगा 4/6 मतलब 2/3, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया हमारा, यहाँ पर जो है वो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो गया, t1/t2 √2/√3 आ रहा है हमारा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, √2/√3। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, ये हमने इसको बना दिया, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, देखते हैं क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है ये 31 अगस्त इवनिंग शिफ्ट का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि इफ थ्री फोर्सेस F1 F2 F3 आर रिप्रेजेंटेड बाय द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल
and F1 plus F2 is equals to minus F3, then these three forces are concurrent force and satisfy the condition for equilibrium. अरे तो बिल्कुल स्टेटमेंट ही है कि अगर ट्रायंगल की तीन साइड से अगर हम देखो इस तरह से मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये F1 फोर्स है मेरा, ये F2 फोर्स है मेरा, और ये F3 फोर्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 0 होगा, तो F1 प्लस F2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस F3 के। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। अ ट्रायंगल मेड अप ऑफ थ्री फोर्सेस F1, F2, F3 as its size taken in the same order satisfy the condition for translatory equilibrium। बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि F नेट क्या होता है, F नेट यहाँ पे 0 होता है, तो इक्विलिब्रियम में आएगा। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे भले ही हाइड हो रखे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर हमारा दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 जुलाई का है, 2021 का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो A particle of mass m originally at rest is subjected to a force whose direction is constant but magnitude varies with time according to the relation। एक पार्टिकल है जिसका मास है m, वो रेस्ट पे है, उस पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया है जिसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है इस रिलेशन के साथ। यहाँ पर एफ नोट और जो कैपिटल टी है वो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। द फोर्स एक्ट ओनली फॉर द टाइम इंटरवल 2t, द वेलोसिटी v ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t2t इज। और जो फोर्स है वो सिर्फ 2t टाइम के लिए लग रहा है, और 2t टाइम के बाद बताओ वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी। तो देखो वेलोसिटी की बात हो रही है ना, सबसे पहले तो हम ये मान के चलते हैं कि जब टाइम जीरो हो रहा होगा, जब टाइम हमारा जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो रेस्ट पे है इनिशियली। अब फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा भैया, फोर्स अपॉन मास के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, मास यहाँ पे कैपिटल, चलो छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ऑप्शन टिक करना है। अब फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स लिखते हैं, तो एफ नोट की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा एफ नोट, और डिवाइड बाय एम करना है तो यहाँ पे भी एम से डिवाइड हो गया है, और माइनस ये हो गया एफ नोट अपॉन टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम टी स्क्वायर, और ब्रैकेट में टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डीवी अपॉन डी के बराबर होता है। अब क्योंकि हमसे वेलोसिटी पूछ रखी है तो हमें इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डी वी इज इक्वल्स टू ए इंटू डी टी। तो ए हमारा ये है, इसमें हम डी टी की मल्टीप्लाई करेंगे, एफ नॉट अपॉन एम टी स्क्वायर स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर और इंटू डी टी, ये हो जाएगा। v बनाना है तो इसको इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है बोल रखा है उन्होंने, जीरो से लेके सिर्फ 2t तक ही इंटीग्रेट करना है। क्लियर है, और वेलोसिटी जीरो से लेके v तक, तो ये तो हमारा v हो जाएगा, और ये हमारा कितना आएगा, एफ नोट अपॉन एम, ये तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट ही है, तो एफ नोट अपॉन एम हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटू टी आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड ना, तो ये आ जाएगा हमारा t, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से 2t तक, फिर माइनस साइन, यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है उसको लिख लेते हैं। ये एफ नोट अपॉन एम टी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल स्मॉल टी है, तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी माइनस स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा यहाँ पे,
कि हमारे पास है टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस कैपिटल टी स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल टी कैपिटल टी। अब इसका इंटीग्रेट करना है तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। जस्ट अ सेकंड यार, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3। अब कैपिटल टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर के साथ एक वेरिएबल आ जाएगा, तो प्लस का कैपिटल टी स्क्वायर इंटू एक वेरिएबल आ गया स्मॉल टी, ठीक है। और अब ये 2t लिखा और ये टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर कैपिटल टी। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2t तक। पता है ना इंटीग्रेशन कैसे किया मैंने, ये कांस्टेंट था तो इसके साथ एक जैसे सिर्फ 2 होता है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो वो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो इसके साथ एक वेरिएबल आ गया है t, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे t था, तो 0 से 2t ये कांस्टेंट था, और t माइनस कैपिटल टी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया, ये होता है। फिर इन टर्म्स का इंटीग्रेशन किया तो ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, v इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद अपना आंसर निकालना है। तो ये तो हो जाएगा एफ नोट 2t अपॉन एम माइनस ये हो जाएगा एफ नोट अपॉन एम टी स्क्वायर। अब t तीनों में है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2t पुट करेंगे तो 8t क्यूब अपॉन 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2t क्यूब और माइनस 4 टी क्यूब, ये आ गया। बस इसको सॉल्व करना है और यहाँ से हमारे चारों में से जो भी ऑप्शन मैच होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको देखूँ तो 3 LCM आएगा, ये 8t क्यूब हो जाएगा, ये 6t क्यूब हो जाएगा और माइनस ये 12t क्यूब हो जाएगा, तो 14t क्यूब माइनस 2t क्यूब अपॉन 3, तो ये हमारा हो जाएगा 2t क्यूब अपॉन 3, तो 2f नॉट t अपॉन एम माइनस एफ नॉट अपॉन एम टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना 14t स्क्वायर माइनस 12t स्क्वायर, तो टी क्यूब अपॉन 3, तो टी स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया 2, तो ये हमारा कितना आ गया, देखो पेन चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, ये हमारा आ रहा है 2f नॉट टी अपॉन एम और माइनस ये आएगा 2f नॉट टी अपॉन 3m। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2f नॉट टी अपॉन एम अगर हम कॉमन लें तो 1 माइनस 1/3 तो 2/3, तो 4f नॉट टी अपॉन 3m। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। देखो कितना सिंपल हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा है बनाने में बट सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया है। सो आई होप किस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हो सॉल्व। क्लियर है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। 26 जून का है ये 2022 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर इन विच सिचुएशन ही एक्सपीरियंस वेट लॉस। तो वेट लॉस उसे कब एक्सपीरियंस होगा, तो व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं उस केस में थोड़ा सा वेट फील होगा। व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ इस केस में होगा। व्हेन द एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो नहीं होगा, एक्सेलरेशन में होता है और वो भी तब जब डाउनवर्ड होता है, तो उस केस में उसे वेटलेसनेस, जैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होता है ना बिल्कुल वैसे ही वेटलेसनेस फील होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। सो आई होप कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ के साथ जुड़ के इसके एडवांटेज उठा पाएँ।